जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। रईस अहमद मागरे जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका। और साथ ही हमारे साथ अश्विनी भट्ट जी जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहले रईस अहमद मागरे जी मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से देखिए नई सरकार अब जिसने शपथ ले ली है, 5 मंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली। कितना कांटो भरा ताज रहने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस उमर अब्दुल्ला के सामने आएंगे? साथ ही हम दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। वजह क्या है बाहर से समर्थन देने की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने अभी देखा है कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री की, और इसके साथ साथ और 5 मिनिस्टर्स है जिन्होंने शपथ ली है। लेकिन जिस तरह से पहले ही हम कह रहे हैं कि ये कांटो भरा ताज होगा, इतना आसान नहीं रहने वाला। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो बज़ाहिर नामुमकिन सी दिखती है और जिनको करने में उनको काफी दुश्वारी जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन अब सवाल यही है कि अब जिस तरह से ये हुकूमत बनने जा रही है, किस तरह से इनका कार्यकाल रहने वाला है, किस तरह से ये लोगों को अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, जो लोगों के मसाइल है उनका ये किस तरह इजाला करेंगे, हल ढूंढते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ से जो तारिक हमीद करा है, जो कि जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ कर दिया कुछ दिन पहले ही कि कांग्रेस को जो है वो मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मंत्रालय नहीं चाहिए, वो मिनिस्टरशिप के पीछे नहीं है। वो खाली सपोर्ट जो है वो बाहर से उनको सपोर्ट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को। लेकिन ये सफर जो है, ये जर्नी जो है वो इतनी इजी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इनके जो अपोजिशन में, जो विपक्ष में जो पार्टी बैठी है वो बीजेपी है, और इतनी आसानी से बीजेपी जो है वो इनको इस तरह से काम जो है वो करने नहीं देगी। और साथ ही जो इनके दावे हैं वो उनको याद दिलाती रहेगी, जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई है। तो बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन है जो इनको बार बार जो है ये याद दिलाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है और 5 मिनिस्टर्स जो और है उन्होंने शपथ ली है, तो यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उस पे ये उतरे। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे ग्राउंड पे देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहने वाला, काफी दिक्कतें और चैलेंजेस जो है वो अभी से शुरू हो गए हैं, जो बिल्कुल। देखिए रईस जी, दिक्कतें चैलेंजेस बहुत हैं और इस बात का जिक्र लगातार तमाम नेता कर रहे हैं, खुद उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। अश्विनी जी मैं आपका रुख करूंगी। देखिए चैलेंजेस काफी सारे हैं, लेकिन हम जैसे ही चुनाव जीतने के बाद एक बहुमत का जादुई आंकड़ा गठबंधन ने पार किया, उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र से तालमेल बेहद जरूरी है। नमस्कार। बिल्कुल। देखिए, जब कैंपेनिंग इस इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी तो ऑब्वियसली उनके जो बयान और जो उनका रुख था वो बहुत तलख था, और वो बहुत एक सेंटर के अगेंस्ट एक वन अपमेंटशिप में पूरा उनका जो कैंपेनिंग रहा। बट सरकार इलेक्शन लड़ना, कैंपेनिंग करना और उसके बाद सरकार बना के सरकार चलाना, ये दो टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक उनका जो टोन है, जो ही जब उनका जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए और जब ये क्लियर हुआ कि वो सरकार बनाएंगे, तो उनका पहला बयान वो था जो बहुत ही रेकन्सिलेटरी था अपने टोन में। फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल 370 की वापसी की बात कर रहे थे। पहले बयान में उन्होंने बोला कि नहीं वो तो हो नहीं सकता, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम सरकार चलाएंगे, एलजी के साथ और सेंटर के साथ हम अच्छे रिलेशन की उम्मीद करते हैं और हम सरकार चलाएंगे, जो कि एक अच्छी बात भी है। बाकी जैसे आपने कहा, ये अभी देखना पड़ेगा कि आगे कैसे इनके डिसीजंस रहेंगे और सरकार कितनी स्मूथली चलाएंगे। इनके जो अलायंस पार्टनर थे कांग्रेस, अगर आप जब दूसरे चरण के चुनाव कंक्लूड हुए थे तो तभी इस रिलेशन में कहीं ना कहीं दरार आई थी। तो उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही वाजे करके कांग्रेस और राहुल गांधी को स्पेशली बोला था कि हमने आपको जम्मू संभाग में बहुत सारी सीटें दी हैं, आप कहाँ हैं, आप ग्राउंड पे नहीं है, आप कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रहे? और उसका कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट के बाद अगर आप देखो तो कांग्रेस पूरी साफ है। तो उनकी जो 6 में से 4 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहमो करम पे उनकी कश्मीर संभाग में आई हैं। और अगर आप देखो तो पूरे 90 सीटों में उनकी अपने दम पे दो एमएलए उनके बने हैं। तो
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बिल्कुल जम्मू कश्मीर के बिल्कुल देखिए, जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं अश्विनी जी इसका असर जो है यहाँ पर देखने को जरूर मिला है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जिस पर खासा असर पड़ा है, जिस बात का जिक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस डे 1 से कर रही है कि आप जम्मू में अपना आधार बढ़ाइए, जनाधार बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार फिर से रईस जी आपका रुख करेंगे। हम जिस तरह से अश्विनी जी ने जिक्र किया कि जम्मू संभाग का अप्रोच जो कश्मीर को लेकर और साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो अप्रोच जम्मू के लिए देखने को मिला, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को मिला है, लेकिन जम्मू संभाग की प्रेजेंस काफी ज्यादा होगी इस बार इक्वल, या फिर कश्मीर के साथ ही जम्मू संभाग को भी तवज्जो दी जाएगी? क्या इस मंत्रिमंडल में इसे देखकर ये समझ सकते हैं हम, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है, उनका उस तरह से अच्छा शो नहीं रहा इस असेंबली चुनाव में। अगर हम देखें तो जम्मू में उनको कहा गया था कि वो फुल जो है वो पूरी पेस के साथ कैंपेनिंग करे ताकि वहां से वो अच्छा शो पेश कर सके, वो नहीं कर सके। और इस गवर्नमेंट में उनका बहुत ही छोटा जो है वो हिस्सा है, 6 सीटें वो खाली ले पाए हैं, तो इसीलिए उनका स्टेक जो है वो छोटा है, वो उतना बड़ा नहीं है कि वो किसी चीज को लेके जो है वो सवाल खड़े करे या फिर वो किसी चीज की डिमांड करे। तो यही वजह है कि तारिक हमीद कर्रा ने बाहर कुछ दिन पहले भी कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से सपोर्ट देंगे, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, खाली हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल का इजाला हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका शो जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह की उम्मीदें थी कांग्रेस को, वो नहीं कर पाई है। और जम्मू में जिस तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, जिस तरह से डोमिनेट किया है, तो उसके बाद जो है यकीनन एक जो मजबूत अपोजिशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस है, वो पहले ही यहाँ पे ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा सीटें लेंगी, और रुझानों में भी ये साफ तौर पे दिखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो अच्छा शो पेश किया, साउथ कश्मीर में उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो क्लीन स्वीप किया है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी वो उस पर खरा नहीं उतर पाई, उनको उस तरह की सीटें नहीं मिली। अगर उनको भी 15-20 सीटें मिलती तो शायद ये सिचुएशन कुछ और होती। बिल्कुल, और देखिए मजबूत स्थिति में कांग्रेस होती, लेकिन फिलहाल मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि बाहर से समर्थन कांग्रेस देती हुई नजर आएगी। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से रईस जी जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू संभाग का यहाँ पर इक्वल जो है देखने को मिलेगा भाग, कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग का भी ध्यान रखा जाएगा। शायद यही वजह है कि कश्मीर से मुख्यमंत्री और जम्मू से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बाकी जो चेहरे जावेद राणा, सबीना इत्तू और जावेद डार, साथ ही सतीश शर्मा के बारे में भी मैं समझने की कोशिश करूंगी क्या वजह रही है इन्हें कैबिनेट में शामिल करने की। साथ ही सतीश शर्मा निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने की बात कही। बिल्कुल, देखिए हिस्टोरिकली जो एक धारणा है, धारणा नहीं है, सच्चाई है एक्चुअली ये, क्योंकि J&K का हमेशा जब भी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, तो मेजॉरिटी जो शेयर रहा है रिसोर्सेज का या डेवलपमेंट का, वो कश्मीर संभाग की ओर गया है। तो जम्मू संभाग के जो लोगों का एक हमेशा एक नाराजगी रहती थी कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार जो है वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने राइट फ्रॉम 1953 किया है। तो अभी तो एक टोकन मैं इसमें बहुत ज़्यादा अभी रीड नहीं करूँगा। टोकन जेस्चर अच्छा है डिप्टी सीएम जो है अपना जम्मू संभाग से, बट जो ही मंत्री पद का जब विस्तार होगा, गठन होगा, उसमें देखना पड़ेगा कि जम्मू संभाग के कितने मिनिस्टर्स और क्या पोर्टफोलियो, और मोर देन दैट उसके बाद जो है डेवलपमेंट और जो कितने प्रोग्राम्स जो हैं वो जम्मू संभाग को एलोकेट होंगे, और क्या फंड्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा कश्मीर और जम्मू संभाग में। और मैं एक और बिंदु पे यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूँगा। ये कांग्रेस की जो जम्मू संभाग में जो इतनी जो है निराशाजनक परफॉर्मेंस जो रही है, इसका रीजन ये मैं पिछले 3-4 महीने से, जब से ये कैंपेनिंग चल रही है, तब से बोल रहा था कि कांग्रेस का बहुत बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो उन्होंने अपने आप को अलाई किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से, जिसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 को वापस लाना, या बहुत ही थोड़ा सा रेडिकल अप्रोच था रीनेमिंग जो हिंदू
जो स्थल हैं उनका इस्लामीकरण, तो इस ये जम्मू। अश्विनी जी, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं। ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो, वो सारी चीज़ें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। कल तारिक सरकार का स्टेटमेंट आया था कि हम कलमदान के पीछे नहीं, स्टेटहुड की इंपॉर्टेंस होगी, शायद इसीलिए ये अफवाह हुई थी कि कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही है। नहीं, आउटसाइड सपोर्ट की कहां से बात आती है, हम तो कोलिशन में हैं। वो पार्टी कह सकती है आउटसाइड सपोर्ट जो कहीं कोलिशन में ना हो, प्रीपोल में नहीं हो। हम तो एक पार्टी है, बट एक पार्टी में होकर हमारी नेशनल पार्टी होने के नाते एक मौकूफ है कि प्राइम मिनिस्टर को हम पूछना चाहते हैं, आपने सारी चीजें जो कही थी वो सब हो गई, स्टेट दो, काबीना चलाएंगे। अश्विनी जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं रईस सर के पास जाऊंगी। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस की ये जो परफॉर्मेंस है जम्मू संभाग की, ये कोई ये मुझे नहीं पता कि इनके जो इनकी प्लानिंग करते हैं या जो इनका थिंक टैंक है, ये हम जैसे कॉमन सिटीजन्स को ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिकॉज जिस नैरेटिव को ये के साथ ये चल रहे थे, वो नैरेटिव और बिल्कुल अश्विनी जी, इसको लेकर कहीं ना कहीं वार्निंग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं एज एन एक्सपर्ट, आपने भी टीवी पर इस तरह के मुद्दों को उठाया है। पता नहीं कांग्रेस क्यों इसको अनदेखा कर रही थी। रईस जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, स्टेटहुड का मुद्दा जो लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से पूरे चुनावों में छाया रहा, हालांकि जम्मू कश्मीर की जनता विकास का जिक्र करती हुई नजर आई। बीजेपी की तरफ से कविंद्र गुप्ता की अभी प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी खुद, केंद्र सरकार खुद स्टेटहुड को एक बार फिर से यहाँ पर राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को। दूसरी तरफ आज क्या कुछ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कार्यक्रम, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है और डे वन से ही एक्टिवनेस जो है उमर अब्दुल्ला की देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, क्या अपडेट? जी हाँ, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो धारा 370 को रेस्टोर करने की बात कर रही है, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात कर रही है। लेकिन स्टेटहुड को ऑनरेबल जो गृह मंत्री है, उन्होंने, होम मिनिस्टर ने पहले ही कहा है कि जब यहाँ पे सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाएगा, तो उसका उतना जो है वो प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन धारा 370 को रेस्टोर करने के लिए बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर है, उन्होंने रैलीज में कहा है कि उनके जो मसाइल है उनका इजाला होगा। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेरोजगारी पे बात की है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई, पानी, बिजली, जो आम समस्या है लोगों की, उनको जो है वो हल करेंगे। तो यही वजह है कि शायद वोटर्स जो है वो उनकी ओर जो है वो अट्रैक्ट हुए हैं और वोटर्स को वो बात शायद भाग गई है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने मैंडेट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो बार बार ये कहते सुने गए, हर रैली में वो ये कह रहे थे कि हमें पता है कि लोगों के मसाइल क्या है, लोग किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं, क्या क्या यहाँ के मसाइल है, तो उनको हल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो उनको हल कर सकती है। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, एक पुराना कार्डर है, इनका अपना एक वोट बैंक है जो इनको फायदा इस बार दे गया। और साथ ही जो बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने रईस जी, इस बात का जिक्र मैं अश्विनी जी से भी कर लेती हूं। अश्विनी जी, लोकसभा चुनावों में हमने देखा उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से चुनाव हार गए, इंजीनियर राशिद चुनाव जीत गए, लेकिन इतर जस विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला के कंधे पर है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भरोसा जताया है। मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें कही गई है और उसे कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा केंद्र के समर्थन के साथ? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में वो डेफिनेटली इंजीनियर राशिद से हारे, और इस बारी उनका इंजीनियर राशिद और उनकी पार्टी का भी अगर आप देखें तो वोट शेयर उनका जब कैंपेनिंग में तो बहुत उनको ट्रैक्शन मिल रही थी। बट जब उनको जेल से बेल पे छोड़ा गया तो एक नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गढ़ा, और जो वो मैं उनको बधाई देता हूं कि वो बहुत सक्सेसफुल हुए उस नैरेटिव को वोटर्स के थ्रू पास करने की। इंजीनियर राशिद और बीजेपी का या सेंटर का जो है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद और उनकी पार्टी के लिए वो उनके अगेंस्ट चली गई, और उसकी वजह से जो है उनको घाटी में वोट शेयर या सीट्स कह लें वो उस
उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं मिली जो कि इनिशियली लग रहा था। बिल्कुल, देखिए ये और इसी का कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। लेकिन देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी हो चुकी है, साथ ही 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। अश्वनी जी और रईस जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।